मैं स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खासकर नारी और नारी में। आज हम बात करेंगे केंद्रीय बजट की। महिलाओं को क्या तोहफा मिला, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने क्या दिया। हर किसी की नज़रें ये थी कि महिला एम्पावरमेंट का क्या होगा, महिलाओं के लिए क्या रास्ते खुलेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त पैनलिस्ट मौजूद हैं। लघु उद्योग भारती की वाइस प्रेसिडेंट अंजू सिंह जी हमारे साथ में हैं, और टैक्स कंसल्टेंट आयुषी थानवी हमारे साथ में हैं, और एंटरप्रेन्योर उर्वी जैन हमारे साथ में हैं। मैं आयुषी आपके पास में आना चाहूँगा। अगर यूँ देखें तो दो तरह की बातें हैं। एक तो ये होता है कि एक तबका ऐसा होता है कि जिसको नीड होती है कि सरकारी सहायता पे वो निर्भर करते हो, जैसे भी स्थितियाँ बनती हैं अच्छी होती हैं तो उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। एक होता है कि अपने बूते करना, और बूते में भी वो ये देखता है कि मैं जो अर्न कर रहा हूँ उसमें से टैक्स से कैसे बच सकता हूँ। कुछ इस तरह की प्लानिंग हो, या फिर गवर्नमेंट इस तरह के कुछ स्लैब्स तैयार करे या उनको कुछ राहत दे, जिससे ये लगे कि हाँ, जो मैं पैसे कमा रहा हूँ वो मेरे पास में बचेंगे, तो मैं अपने हैप्पी इंडेक्स के लिए जो आज ज़रूरत है उसमें मैं कहीं खर्च कर पाऊँगा। तो क्या लगता है इस बजट को देख के? सर, इस बजट को देख के जो सारा मोटिवेशन था, जो लोग सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे, उनका तो सारा मोटिवेशन ही टूट गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का ये स्लैब बढ़ा दिया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का स्लैब बढ़ा दिया है। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में बीइंग यूथ, मैं बहुत ज़्यादा लंबा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहूँगी, 1 साल से ज़्यादा का कमिट नहीं करूँगी, तो उसके ऊपर डायरेक्ट 12.5% टैक्स रेट बढ़ गई है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैं कौन से क्लास ऑफ असेट्स में इन्वेस्ट कर रही हूँ। उसके बाद में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में जैसे हम थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते हैं अपनी लाइवलीहुड थोड़ा सा ईजी करने के लिए कि हाँ, एक एक्स्ट्रा इनकम हो रही है, हम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी 15% से डायरेक्ट 20% का टैक्स रेट हमारा बढ़ गया है। तो फिर मैं पर्सनली तो एक ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढना चाहूँगी कि मुझे कहीं और एक इन्वेस्टमेंट या अपनी सेविंग्स डालनी चाहिए अपनी सैलरी के लिए। तो इस बजट में मेरे को सबसे ख़राब अगर कोई चीज़ लगी तो ये enhancement of tax slab in the long term capital gains and short term capital gains, irrespective of the fact कि उन्होंने जो डिडक्शन था वो 1 लाख से बढ़ा के 1.25 लाख करा। पर बहुत सारे ऐसे जने हैं, अब जैसे मेरा पोर्टफोलियो भी इतना ज़्यादा मेंटेन नहीं है कि मैं 1 लाख का क्रॉस कर रही हूँ, तो उसमें तो मुझे फ़ायदा नहीं होगा। मुझे बस फ़ायदा तो है ही नहीं इसमें तो मुझे सिर्फ नुकसान ही हो रहा है कि मेरा डायरेक्ट 15 to 20 हो गया है, या लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स में डायरेक्ट मेरे को 12.5% पे करना पड़ रहा है। तो मैं इस चीज़ से तो थोड़ी सेटिस्फाइड नहीं हूँ जी। लेकिन महिलाओं के लिए अगर ओवरऑल देखें तो स्टैम्प ड्यूटी में रिडक्शन हो गया है। ओनिंग अ लैंड इज़ अ ओवरऑल सोसाइटी रिफॉर्म है ये। तो स्टैम्प ड्यूटी में जो रिडक्शन हुआ है, जो निर्मला सीतारमण जी ने स्टेट गवर्नमेंट को मैसेज दिया है कि हमको स्टैम्प ड्यूटी रिड्यूस करनी चाहिए, तो वो एक बहुत अच्छा वो है, जिस वजह से जैसे अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि रूरल एरियाज़ में विमेन के पास में लैंड या होम्स कम है उनके नाम पे, पर हम नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे रिपोर्ट देखें तो उसमें अर्बन एरियाज़ की विमेन के पास में लैंड्स कम है, वो होम्स जो हैं वो कम है। तो अगर स्टैम्प ड्यूटी कम होगी तो उस वजह से ज़्यादा फीमेल्स जो हैं वो प्रॉपर्टी एक्वायरमेंट कर सकेंगी। पर सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी के रिडक्शन से ये चीज़ नहीं पॉसिबल है। एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम प्लान करनी पड़ेगी, उसके अंदर कल्चरल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, कल्चरल रिफॉर्म्स के साथ साथ में लीगल ट्वीक्स पे एनहांसमेंट करना पड़ेगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एजुकेशन को एनहांस करना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम बनेगी, तभी स्टैम्प ड्यूटी रिडक्शन का जो फ़ायदा है या फीमेल्स को ओनरशिप ऑफ लैंड का पॉजिटिव आउटकम निकल पाएगा। जी बिल्कुल। खैर चले, मिली जुली बात आपने बताई है, और हर कोई अपना ये देख करके चलता है कि कहाँ मुझे बेनिफिट मिल सकता है। मैं अंजू जी आपके पास में आना चाहूँगा। MSME का जिक्र किया है, और ये महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए रिजर्व किए हैं, ताकि और केवल एक सेगमेंट में नहीं है कि उनकी सेहत पे ही खर्च कर देंगे। इन पैसों को महिला आत्मनिर्भर कैसे बन सकती है, लखपति दीदी की एक प्लानिंग है, उसका दायरा बढ़ाया है, स्टैम्प ड्यूटी की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि ओवरऑल अगर हम देखें, क्योंकि
महिला सशक्तिकरण की बात लगातार कही जा रही है जी। निर्मला जी ने बजट तो पेश कर दिया, फाइनेंस मिनिस्टर भी है, लेकिन एक सिंबॉलिक है वो कि हाँ ठीक है, देश की फाइनेंस मिनिस्टर एक महिला, वो अब कमान संभाल रही है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो महिलाओं को क्या ग्रोथ नजर आ रहा है इसमें आपको? देखिए, ये जो आपने वक्तव्य बोला, मेरा थोड़ा डिसएग्रीमेंट है इससे। ये सिंबॉलिक नहीं है कि एक महिला फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाल रही है, एक महिला फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाल रही है और बहुत सफलता से संभाल रही है। एक महिला को देख के अगर हम मान के चलें कि सभी का कल्याण हो, ऐसा तो देश के राष्ट्रपति भी हैं, प्रधानमंत्री भी रही हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री भी रही हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं 70 साल बाद भी कि महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए, महिला सशक्तिकरण की ओर ध्यान देना चाहिए। तो वो मैं उस नाते कह रहा हूँ निर्मला जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि एक रिकॉर्ड बना लिया उन्होंने बजट पेश करने का। जी जी, तो इसमें ऐसा है, देखिए बहुत कुछ किया जा रहा है पर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं ये नहीं कह रही कि अभी तक सब कुछ कर दिया गया है, बट ये भी नहीं है कि कुछ नहीं किया गया है। जो आपने खुद से बोला, 3 लाख करोड़ का बजट महिलाओं और बच्चियों के लिए प्लान किया गया है। अब इसमें लखपति दीदी भी है, इसमें हमारे मुद्रा लोन्स भी हैं जिसकी 10 से 20 लाख बढ़ा दी गई है। लघु उद्योग भारती की बहुत अच्छी एक और डिमांड थी जिसको भी माना गया है, वो है वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स, उस पर भी काम किया जा रहा है। मैं MSME नेशनल बोर्ड मेंबर थी लास्ट मिनिस्ट्री में, अब नया बोर्ड बनेगा तो नया होगा, तो उसमें हमारी जो मांगे महिलाओं को उद्यमिता से जोड़ने को लेकर थी, मुझे लगता है उस पर बहुत ही अच्छे से काम किया जा रहा है। फिर से मैं वही कहूँगी, बहुत कुछ किया जा रहा है पर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। पर ये जो लोन्स की सबसे बड़ी जो हमारी जो हम समस्या देखते हैं, मैं एंटरप्रेन्योर वुमेन्स के साथ ही काम करती हूँ, तो उनको जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है फाइनेंस की, लोन्स की। तो उस पे गवर्नमेंट का फोकस बहुत अच्छा है। दूसरा स्किल्स की, तो स्किल्स पे गवर्नमेंट बहुत अच्छे से फोकस कर रही है। सरकार बार बार यही कहती रही है कि हमारे पास सिर्फ 4 क्लासेस हैं जिनके फोकस करके हम काम कर रहे हैं। एक युवा हैं, एक अन्नदाता है जो फार्मर्स हैं हमारे, एक महिला हैं और एक आई थिंक महिला, मजदूर, युवा और किसान। तो ये 4 लोगों को लेकर, और अगर आप देखेंगे ये जो फोकस है, जितनी स्कीम्स हैं उनमें भी इन 4ओं पे बहुत फोकस किया गया है। युवाओं को लेके अप्रेंटिसशिप पे इतना ज़्यादा फोकस है, इससे युवाओं को नौकरियां आगे, स्किल्ड होंगे उसमें अप्रेंटिसशिप में, तो नौकरियां आगे बेहतर मिलने की, और हमको इंडस्ट्री में बेहतर स्किल्ड युवा मिलेंगे। सो ये बोथ वेज बहुत ही बेनिफिशियल है, मुझे ऐसा लगता है। जी, उर्वी आपके पास में आना चाहूँगा, आप खुद भी एक स्टार्टअप भी हैं, क्या लगता है मेक इन इंडिया और स्टार्टअप्स, इनके लिए मोदी साहब ने काफ़ी सोच पहले बजट से ही रखी थी। अभी अगर हम बात करें तो ये उनका एक तरह से 11वां बजट है, तो क्या लग रहा है आपको यूथ के लिए, खासकर महिलाओं के लिए? मैंने जब ये बजट स्टडी करा था तो मैंने उसके अंदर देखा कि 34 करोड़ रुपए का फंड निकाला है फॉर एंटरप्रेन्योर्स, जिसके अंदर 22.4 लाख तो यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए सेट करा गया है और बाकी के 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन्स के तहत वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को दिया गया है। उसके साथ ही सरकार ने ये जो स्कीम्स निकाली है, जैसे फंड्स बाय फंड्स हो गए, स्टार्टअप इंडिया हो गया या फिर स्टार्टअप क्रेडिट स्कीम हो गया, वो भी काफ़ी अच्छा एक स्टेप है, बट उसके साथ उसकी अवेयरनेस करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके साथ इन्होंने एक ये निकाला है कि ये इंटरेस्ट फ्री लोन्स देंगे फॉर एंटरप्रेन्योर्स, लेकिन उसके साथ क्या आज की यूथ, आज की वुमेन इतनी अवेयर है कि उनको ये पता है कि उनको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से? डिजिटल मार्केटिंग के ज़माने में, इतना टेक फ्रेंडली ज़माने के अंदर अगर हम उसको अवेयर नहीं करेंगे, हम प्लेटफॉर्म्स यूज़ करके उनको इन्फॉर्म नहीं करेंगे, तो उनको नहीं पता चलेगा कि उनको किस तरीके से इन स्कीम्स का बेनिफिट उठाना है। तो आई गेस वो भी एक चीज़ है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं, मेडिकल एंड हेल्थ की भी अगर हम बात करें महिलाओं के लिए, जैसे सर्वाइकल कैंसर की बात कही गई है कि वो आज के ज़माने में बहुत ज़रूरत है उसकी, 9 से 14 साल तक के जो बच्चियाँ हैं उनके लिए। इंद्रधनुष जो इनका प्रोजेक्ट है जिसमें हर तरह के टीकाकरण किया जाएगा, तो इसका एक अभी नीड भी है, और लगता है आपको किसका कोई बेनिफिट होगा? जो वैक्सीन होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव कंसिडर की जाती है, और
सिर्फ रूरल एरियाज़ की वुमेन नहीं, अगर अर्बन एरियाज़ की लेडीज़ को भी देखें तो कई बार काफ़ी वेल ऑफ फैमिली की वुमेन भी पीछे हट जाती हैं, वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, चाहे हज़ारों में ही क्यों ना हो। तो गवर्नमेंट का ये जो इनिशिएटिव है कि वो एक सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन जो देंगे वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। उससे काफ़ी जो महिलाओं के अंदर HPV वैक्सीनेशन लेने के बाद जो काफ़ी डिजीज़ेस उत्पन्न होती हैं उनके ऊपर रोक लगेगी। तो जो सर्वाइकल कैंसर की नहीं ले पा रहे वो अगर HPV तक भी जाएंगे तो उनके लिए वो चीज़ काफ़ी बेनिफिशियल है। बिल्कुल, क्योंकि ज़रूरत भी है और हम अक्सर ये बात देखते हैं, देखिए हेल्थ इश्यूज़ अर्बन हो चाहे रूरल हो कहीं पे भी आ सकता है, तो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए था, उस पर दिया है। एजुकेशन और हेल्थ दो ऐसे इश्यू हैं कि इन पे लोगों का पैसा काफ़ी खर्च होता है और अगर वो पैसा बचे तो ये जाहिर सी बात है कि वो मार्केट में आएगा, क्योंकि उसको कोई दबा के नहीं बैठेगा, वो प्रॉपर्टी खरीदेगा या कुछ भी करेगा। एक बार के लिए मान के चलते हैं कि लोग कहते हैं कि सब ये तो ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी भी है तो वो मार्केट में जा रही है। ये कई लोग कहते हैं कि ब्लैक मनी भी है तो दबा के तो बैठेगा नहीं, अगर करोड़ों रुपए भी उसके पास में कहीं तो खर्च करेगा, बच्चों की मैरिज में खर्च करेगा, गहने खरीदेगा, कुछ तो करेगा, वो पैसा तो आएगा कहीं से। अलका जी के पास में जाना चाहूँगा, 40 की महिला विंग की अध्यक्ष हैं राजस्थान की। अलका जी, पहला रिएक्शन मैं ओवरऑल देखूँ महिलाओं के लिहाज से इस बजट में, क्योंकि आप तो 40 से ताल्लुक़ रखती हैं, तो कैसा लग रहा है इसमें, क्या कुछ खास है जिससे कहा जा सके कि हम महिलाओं के लिए एक अगले फाइनेंशियल ईयर में जब बात करेंगे तो देखेंगे कि हाँ देखिए कितना एक स्मूथ इन्होंने प्लेटफॉर्म या रूट दिया जिसकी वजह से महिला अपना विकास भी कर पा रही हैं, स्वावलंबी भी बन पा रही हैं, आत्मनिर्भर भी बन पा रही हैं, जो हम सोच रख के चल रहे हैं। तो क्या ऐसा खास है इसमें? अब अगर 21वीं सदी में हम अगर एज ए बिजनेसमैन देखें या व्यापार के उससे देखें दृश्य से, तो महिला और पुरुष में आपको ये अंतर रहा नहीं, क्योंकि हर व्यापार के अंदर महिलाओं की पेठ भी है। और अगर व्यापारी वर्ग की आप बात करें तो व्यापारियों के लिए काफ़ी अच्छा प्रावधान दिया गया है इस बार के बजट के अंदर। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी, जैसे रियल एस्टेट के अंदर स्टाम्प ड्यूटी है उसको 20% से घटा के 12.5% कर दी गई है। MSME के अंदर काफ़ी लिक्विडिटी, MSME लोन्स जो है उनको भी NAP से बचाने के लिए उनको 10 से और 20 लाख तक कर दिया गया है। इंटरेस्ट रेट्स कम करी गई है और जिस तरह से इन्होंने लिक्विडिटी लाने की कोशिश करी है वर्किंग वुमेंस के लिए, जो है वो शिशु घर खोले हैं, हॉस्टल्स खोले हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को ईजी किया है, तो ये सारे काफ़ी सराहनीय कदम है। लेकिन अगर हम महिलाओं के लिए स्पेशली बात करें तो महिला बिजनेस वुमेन के लिए एज सच कोई भी घोषणा नहीं की गई है और राजस्थान के लिए भी बहुत कुछ नहीं दिया गया है जिससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ व्यापारियों को कोई लाभ हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है कि केंद्र की योजनाएं जो हैं, चाहे वो महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड हों, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हों, चाहे उनकी शिक्षा, बच्चियों की शिक्षा से रिलेटेड हो, उन सब पे काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो केंद्र से लिक्विडिटी आएगी स्टेट के अंदर, उस लिक्विडिटी की वजह से डेवलपमेंट तो होता ही है। और वैसे भी अब जैसे हेल्थ सेक्टर का हम देखें तो महिलाओं के लिए जो है वैक्सीनेशन जो है उसको कंपलसरी किया गया है। पहले तो केंद्र के अंदर ही निःशुल्क किया गया था, अब राजस्थान के अंदर भी इसको मैंडेटरी किया गया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें करी गई हैं, लेकिन हाँ बहुत ये नहीं कह सकते कि टोटली वुमेन ओरिएंटेड बजट है। जी नहीं, वो तो हो भी नहीं सकता, हो भी नहीं सकता। मतलब हम देश की 50% आबादी का हिस्सा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम देखिए जैसे हायर एजुकेशन है उसमें लोन के ऊपर जो है इंटरेस्ट फ्री किया है, तो उससे जैसे पिछली बार में भी 28% इंक्रीज हुआ था बच्चियों की एजुकेशन के अंदर। तो ऑफकोर्स इस बार भी जैसे फॉरेन कंट्रीज के अंदर एजुकेशन लोन जो है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। और जैसे जो सोना चांदी सस्ता किया है, तो महिलाएं ही हैं जो सोने को स्टोर करती हैं और फिर उसको पैसे जब उसका मार्केट वैल्यू बढ़ता है तो उसको रीसेल करती हैं। तो कुछ कुछ कदम तो काफ़ी अच्छे हैं और कुल मिला के अच्छा ही रहा, आप इसको ये नहीं कह सकते, क्योंकि इसको हम केंद्र का बजट है और राजस्थान से हम अगर इसको कंपेयर करें, कंपेयर नहीं, राजस्थान के अंदर जो लोकल जो दिया गया था राजस्थान के अंदर बजट जो अभी आया था सत्र में, गए सत्र में, उसमें तो काफ़ी सारी सुविधाएं दी गई हैं, उसमें महिलाओं को काफ़ी केंद्रित रखा गया था और अब इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी संभावना है। आपने गहनों की बात की तो इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। आज ये तस्वीर मैं देख पा रहा था और मार्केट में कई लोग हैं जो जा रहे हैं कि एहसास हो रहा है कि दिवाली जैसा, धनतेरस जैसे लोग अभी से ही खरीद रहे हैं। अच्छी बात है ये, मतलब मैंने कहा ना कि पैसा अगर आपके पास में किसी भी माध्यम से आया, हालांकि देखिए मैं फिर कहूँगा इसमें मैं ठप्पा नहीं लगा रहा कि ब्लैक मनी या किसी तरह का करप्शन करके आप पैसा अर्न कर रहे हैं और उसको मार्केट में लेके जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आपके पास में पैसा है, आपका कमाया हुआ, तो बाहर ही जाएगा तो मार्केट में ही आएगा, कहीं और तो जाना नहीं है। आप कुछ तो लेंगे आप।
अगर एक सब्जी खा रहे हैं, आपके पास में पैसा जेब में बच रहा है, तो आप कोशिश करेंगे कि चलिए मैं 2 सब्जी खाऊंगा। कहाँ से होंगे? अपने इतने लोग तो हैं नहीं कि अपने घर में ही उनको पैदा करके और किचन गार्डन बना करके इतनी सब्जियां निकाल लेंगे। लेना तो कहीं किसी मंडी से ही पड़ेगा। तो चलिए आयुष, आपके पास में आना चाहूँगा। मैं एक बात ज़रूर कहते हैं कि मुद्रा लोन योजना से अगर कोई महिला कुछ काम करना चाहती है तो स्थितियाँ बदल जाएंगी। 10 लाख से 20 लाख इसको किया गया है। दूसरा एजुकेशन लोन, उसको टैक्स फ्री किया गया, उसका दायरा भी बढ़ा दिया गया है। और भी कुछ ऐसी स्कीम्स हैं। 3 लाख करोड़ की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो पैसा किसी न किसी माध्यम से आएगा। वो खासकर महिला बाल विकास के लिए जो किया है उन्होंने, महिलाओं के न्यूट्रिशन पे पैसा खर्च होगा, प्लानिंग अभी जब आएगी उसके अंदर। तो इससे कुछ लगता है कि हाँ, समय की ज़रूरत के अनुसार ये काफ़ी बेहतर है, या मुद्रा लोन का बजट का दायरा बढ़ाने की जगह उसे स्मूथ करने की ज़रूरत थी? सर, स्कीम्स तो बहुत सारी है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे बात है, तो एलोकेशन तो हो गया है। मेन बात यहाँ पे आती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज रिसोर्सेज की। तो ये सारी बात इम्प्लीमेंटेशन की। अब जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बोले हैं, तो 15 से 20 महिलाएं रूरल एरियाज़ में अपना ही रिसोर्सेज पूल करके कोई ना कोई बिजनेस एनहांस करती है। तो उसके लिए भी बजट में बोला है कि हम उनको मार्केट एरियाज़ प्रोवाइड करेंगे उनके खुद के बिजनेस सेल करने के लिए। तो मार्केट एरियाज़ के साथ साथ में उनको आइडियाज़ भी प्रेजेंट करने चाहिए, उनको एक अलग मोटिवेशन मिलना चाहिए कि ये आप अलग से कर सकते हैं। हर एरिया स्पेसिफिक क्रॉप्स ग्रो करने चाहिए, एक प्रोक्योरमेंट और उसको वेयर हाउसिंग करना चाहिए। जैसे अब कोई एक पर्टिकुलर जगह पे ऑरेंजेस की खेती ज़्यादा है, तो सरकार को उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग पे उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तो वो कर देंगी महिलाएं, पर उसको आगे नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड के लिए रिसोर्सेज एक्यूमुलेट करके उसमें उनको हेल्प करनी चाहिए। देखिए, इसमें एक बात की उन्होंने कि हम जो फसल है आप जिसकी जिक्र कर रहे हैं, ज़रूरत है समय के साथ में उसको होना चाहिए। तो अगर 32 तरह की किस्में 109 तरह 32 तरह की फसल की 109 तरह की किस्में तैयार कर रहे हैं, रिसर्च पे काफ़ी पैसे का फोकस किया है। रिसर्च समय की ज़रूरत है, कोई भी सरकार हो, हमें वो तो करना ही पड़ेगा। अगर रिसर्च नहीं करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे चीज़ों के लिए। तो कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो इसमें पुरुष को लाभ मिलेगा। अगर देखिए, मार्केट में सब्जियां आएंगी, अनाज आएंगे, तो महिला भी खाएगी, पुरुष भी खाएगा, सभी लोग खाएंगे उसको। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं। खैर, जैसे ये मैंने बस वो मुद्रा लोन वाली जो बात थी, क्योंकि मुद्रा लोन को लेकर के गवर्नमेंट का ये दावा है कि मुद्रा लोन से, खैर एक बात मैं बताना चाहूँगा, 2 बातें। अगर गवर्नमेंट की किसी की भी प्लानिंग है तो उसको धरातल पर उतारने के लिए उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि जब भी जाते हैं हर 5 साल में उन्हें एक बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ता है। ब्यूरोक्रेट से एक बार जो बन करके बैठ गया वो ब्यूरोक्रेट रहेगा, आप हटा नहीं सकते। ट्रांसफ़र कर सकते हैं बस मैक्सिमम उसका। ये तो नहीं कि IAS बन गया उसको आप RAS या पटवारी बना दोगे, वो तो IAS ही रहेगा। तो यहाँ मॉनिटरिंग की मुझे लगता है कि कई बार बात निकल के आती है। कोई भी सरकार हो, बेशक ये पॉलिटिकल दावा होता है कि किसी ने कुछ नहीं किया और हमने किया, ये गलत मानता हूँ इसको। हर गवर्नमेंट कुछ न कुछ करती है, और वो करती किसके लिए? जनता के बीच से चुन करके जाते हैं। यहाँ कुछ आप लोग महसूस करते हैं, अंजू जी भी हैं, अलका जी भी हैं, कि योजनाएं तो बहुत अच्छी होती हैं, जैसे अभी आपने कहा, मॉनिटरिंग की ज़रूरत महसूस करते हैं, या धरातल पे उनको उतारने के लिए गवर्नमेंट को कुछ इस तरह का रोल प्ले करना चाहिए? क्योंकि जब पिछली बार मैंने स्टेट बजट पे चर्चा की थी तो कुछ यहाँ महिलाएं बैठी हुई थी कि सिंगल विंडो सिस्टम है, कि सिंगल विंडो सिस्टम नाम देना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, एक खिड़की में जाके सारे काम करा लो, लेकिन वो सिंगल विंडो नहीं है, हर्डल विंडो है। कि कभी किसी ने उसकी मॉनिटरिंग नहीं की कि वास्तव में उस पर जो लोग जाते हैं उनको कितना कष्ट होता है। तो यहाँ आप लोगों को लगता है कि कुछ चीज़ें ज़मीन पे उतारने के लिए उनकी मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है, या देखना चाहिए कि मुद्रा लोन है लेकिन उसको परेशानी क्या आ रही है? आपने दोनों जो बातें कही, मैं दोनों से एग्री करती हूँ। एक तो मुद्रा लोन का जो बढ़ाया गया 10 से 20 लाख, ये समय की ज़रूरत थी। आजकल बिज़नेस करने के लिए इतनी ज़रूरत रहती है पैसे की। हाँ, ये प्रैक्टिकली कितनी इसमें अड़चनें आती हैं, इसका समय समय पर निरीक्षण होना चाहिए। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ। पर मुद्रा लोन के बेनिफिट मैंने खुद ने देखे, क्योंकि लघु उद्योग भारती जिस संगठन में मैं काम करती हूँ,
जयपुर शहर में हमारे साथ 350 उद्यमी महिलाएं जुड़ी हैं और हमारे मेंबर्स ने जिन्होंने लोन लिया और अपने बिजनेस को बढ़ाया, उनमें से 2 महिलाओं को अभी हमारे दोनों MSME मिनिस्टर जयपुर में थे पिछले हफ्ते, उन 2 महिलाओं को हमारे मेंबर्स को अवार्ड मिला है अपने बिजनेस सेटअप करने के लिए। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, पर ऐसा ज़रूर है कि बेहतर इसमें, वही मैं कह रही हूँ बिल्कुल, इसको और बेहतर। अब इसमें मेरा थोड़ा सा जो पक्ष है ये कि एक पक्ष होता है सरकार और दूसरा पक्ष है उद्यमी, उन दोनों के बीच में जो सेतु का काम कर सकते हैं वो हम जैसे संगठन है, जैसे लघु उद्योग भारती है, 40 है, जिसके मंच पे आके सरकार सीधे डायरेक्ट उद्यमियों से बात कर सकती है या उद्यमी सरकार से टच में आके बेनिफिट्स के लिए सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो हम जैसे संगठनों की भी बहुत बड़ी भागीदारी और जिम्मेदारी इसमें हो जाती है, इससे बहुत अच्छा काम पॉसिबल है। हम जैसे संगठनों को इसमें और ज़्यादा एक्टिव होकर मुझे ऐसा लगता है काम करना चाहिए। सिंगल विंडो सिस्टम का मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ जो आपने कहा। अभी मैं एक कार्यक्रम में थी जिसमें यही हमने MSME से भी आए थे अधिकारी, उनको एक हमारे ही उद्यमी ने कहा कि सिंगल विंडो तो है पर वो एक सिंगल विंडो आगे 100 विंडोज़ की तरफ को खुलती है, वो वहाँ पे आके ख़त्म नहीं हो जाती। तो ये समस्याएं हैं, इन पे सरकार को और थोड़ी विचार करने की ज़रूरत है और इसके लिए चेक्स और बैलेंसेस लगाने की ज़रूरत है ताकि और बेहतर जैसा भाव है वैसा काम कर पाए। बिल्कुल, देखिए तभी सार्थकता होगी कि आप उसको सही तरीके से निकाल पा रहे हैं, क्योंकि आपका मकसद है किसी को लाभ देना, अड़चन पैदा करना तो है नहीं। अभी भी लोग कहते हैं कि सरकारी खाते में काम कराना बहुत मुश्किल है। आप ही के साथ ही एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको भी आज जुड़ना था लेकिन किसी कारणवश वो नहीं पहुंची। उनका कहना था कि मुद्रा लोन के लिए बहुत अच्छा है, लोगों को बेनिफिट भी मिला है, लेकिन जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट तो चाहती है देना, उनको बुला करके देना चाहिए कि अगर मान लो मैं फुलफिल कर रही हूँ कि ये लोन मुझे मिलना चाहिए, कि इतनी सारी उसमें औपचारिकताएँ करनी होती हैं कि आदमी देखता है कि कोई फ़ायदा नहीं है इसमें मुझे जाने का, कि मेरे ऑलरेडी अगर बैंक अकाउंट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, उसके बावजूद भी कि 20 चीज़ें, मेरा कोई वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन मैंने जो बात की उनसे, तो अलका जी आपके पास में आना चाहूँगा। आपका तो सीधा संबंध ही व्यापार उद्योग से है और सरकार का भी मकसद ये है कि $5 ट्रिलियन का जो इकोनॉमी का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, तो तभी पूरा होगा कि आप जैसे लोग। और दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए, सरकारी नौकरियों के लिए आप सब लोग हैं, बच्चे सबके होंगे, दोनों बच्चियाँ हैं, सॉरी आप दोनों के तो हैं, आप लोग, हर आदमी चाहता है कि चांस लेते हैं, चलिए गवर्नमेंट जॉब अच्छा मिले तो ठीक है, अदरवाइज क्या सोच के चलते हो कि प्राइवेट सेक्टर में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो पहली प्राथमिकता होती है। अब ये हो गया, अब रोजगार नहीं, रोजगार के अवसर की बात की जा रही है। वो रोजगार के अवसर कैसे मिलेंगे? MSME सेक्टर मजबूत होगा, एक उद्यमी अगर कुछ छोटी यूनिट भी लगाता है तो 5, 7, 10 लोगों को तो उनका एम्प्लॉयमेंट तो करेगा वो। तो यहाँ क्या लगता है आपको कि हाँ वास्तव में योजना भी फलीभूत हों, धरातल पे भी उतर सकें, उसके लिए कुछ रूट मैप लगता है आपको कि जो गवर्नमेंट के पास में होना चाहिए? बजट तो अच्छा ही होता है, जिसकी तैयारी के साथ में सरकार निकाल सके, तो क्या होना चाहिए उसके लिए? देखिए, जैसे अभी मैम ने कहा मेरे साथ में कि मॉनिटरिंग और मेंटरिंग 2 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं किसी के लिए भी, चाहे वो इंटर्न्स हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, और बिजनेसमैन हो चाहे वो सर्विस क्लास हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास हो। योजनाओं का किसी को भी पता नहीं है, इसलिए सरकार को सबसे पहला कदम ये करना चाहिए कि ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन तक को ही पता चलता है, हम 10 जने 20 जने वहाँ मिलने जाएंगे एज ए रिप्रेजेंटेटिव तो सिर्फ उन योजनाओं का हमें ही पता चलेगा। अगर यदि आपको उन योजनाओं को धरातल पे उतारना है, सरकार को बार बार मेंटरिंग प्रोग्राम करवाने चाहिए जिसके अंदर इंटरेक्टिव सेशंस हो, हर बार किसी ना किसी बैंक की तरफ से होना चाहिए, MSME की तरफ से होना चाहिए, और हर बिजनेसमैन को नोटिफिकेशन जाना चाहिए, हर कॉलेज के अंदर जाना चाहिए। अभी ऑक्सफोर्ड में एक स्टेटमेंट था, इट्स बेटर टू बी अ प्लम्बर देन अ प्रोग्रामर। आप प्रोग्रामर बना दोगे, बच्चे को स्किल भी सिखा दिया आपने, पढ़ा भी दिया, सब कुछ कर दिया, अब उसके बाद बच्चा कॉलेज जैसे पास आउट करने वाला होता है वो अभी भी कंफ्यूज है, उसको पता ही नहीं है वो बच्चे या बच्ची को कि अब हमें आगे करना क्या है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ही, अगर मैं किसी पोजीशन पे बैठी हूँ तो मैं मेंटरिंग करूँ उनकी जिनको इसकी ज़रूरत है, या मैं डॉक्टर फील्ड से हूँ, मेडिकल फील्ड से हूँ, एज ए डॉक्टर किसी को मुझसे कोई मदद चाहिए, एज अ बिजनेस वूमेन चाहिए, तो ये हम सबका ही फर्ज है। अकेली सरकार या सरकार के प्रतिनिधि हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं,
तो जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहे हैं वो सब अपने अपने लेवल पे भी अगर 20 जनों को अवेयर कर दें और 20 जने ऐसे रेडी कर दें और इस तरह की कोई चेन रिएक्शन हो तो सरकार की योजनाएं जो है वो धरातल तक भी पहुंच जाए। और रही बात जैसे जॉब सीकर की और जॉब गिवर की, आप देखिए यूपीएससी की प्रिपरेशन, आरएस की प्रिपरेशन, इसके अंदर कम से कम 10-10 लाख बच्चे लग जाते हैं। सो अब ये एक तरह से बिजनेस बन गया है जिसके अंदर बच्चों को कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक 21 साल का बच्चा होता है और उसकी 35 साल तक सिर्फ एनर्जी वेस्ट होती है क्योंकि इसमें 0.001% रिजल्ट होता है। उसकी बजाय वही पैसे यदि उनके माता पिता अपने बच्चों के ऊपर कॉन्फिडेंस रख के और उसको उनको स्किल या जो भी उनकी पसंद का काम है उसमें सिखा दें या किसी कंपनीज में एज एन इंटर्न ज्वाइन करा दें, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ तो वो बच्चा सीख कर आएगा, फाइनेंसेस मैनेजमेंट करना सीखेगा, उस वर्क एनवायरनमेंट में रहना सीखेगा, उस इकोसिस्टम को अडॉप्ट करेगा। तो हम बहुत ज़्यादा सरकार की तरफ नहीं देख सकते क्योंकि उनके पास भी लिमिटेड जॉब है, डिपार्टमेंट्स जितने होंगे उतने ही जॉब होंगे। और जो आप कह रहे हैं बात, मुझे लगता है कि सरकार में जो भी रणनीतिकार बैठे होंगे, फाइनेंस को समझ पाते होंगे, उन्होंने इंटर्नशिप के लिए 1 करोड़ की जो प्लानिंग की है, ये मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतर स्कीम है और CSR का जो पैसा है उसको भी ठीक से यूटिलाइज कर सके क्योंकि ये एक आप किसी को भी 15-20 हज़ार रुपये इंटर्नशिप में दे रहे हैं। क्योंकि देखिए मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, भारत की बात नहीं है, मैं विकसित राष्ट्रों की बात कर रहा हूँ। ये दोनों बच्चियाँ बैठी हैं हमारे साथ में, स्किल्ड लेबर इन द सेंस कि चाहे वो मैनेजमेंट का हिस्सा हो तो भी उसका बड़ा अभाव है हमारे यहाँ पे। पैसा कोई कमाना चाहता है, इंडस्ट्री भी लगाना चाहता है, लेकिन वो हम उसको लूप में सही तैयार नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपके पास में आना चाहूँगा, तो आप लोग तो खुद भी देखते हैं स्किल्ड, हम केवल ये मान के चलते हैं कि साहब स्किल्ड हो गया, किसको कर दिया, प्लम्बिंग के लिए काम कर दिया, किसी को कुक बना दिया, वो नहीं। लेकिन आज ज़रूरत समय के अनुसार ये किस तरह की इंडस्ट्री हैं या गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए कि एक इंडस्ट्री आ रही है जिसके अंदर 500 लोगों की या 700 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो साल में 1.5 साल में तैयार होगी, तो इंटर्नशिप उसी तरह से कराए ताकि उस इंडस्ट्री में सीधा उनका एम्प्लॉयमेंट भी हो सके। कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म तैयार हो। जी, सरकार को एक स्किल ट्रेनिंग डेवलपमेंट भी स्टार्ट करना चाहिए जिसके अंदर वो आने वाली फ्यूचर स्किल्स के लिए बच्चों को फ्यूचर रेडी कर सके। जी, क्योंकि जब डिजिटल मार्केटिंग आया था कोरोना के तहत, तब ये ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे। ये सिर्फ फॉरेन में ज़्यादा अच्छे से यूज़ होता था, इंडिया में बहुत कम होता था। लेकिन कोरोना की वजह से लोगों को ऑनलाइन यूज़ ज़्यादा होने लगा, तब जाकर डिजिटल मार्केटिंग का जो एक बूम आया वो बहुत अच्छे से आया। पर आज भी काफ़ी लोगों को उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है क्योंकि वो प्रॉपर स्किल सबके पास है ही नहीं। बहुत कम लोग हैं जो प्रॉपर स्किल ओरिएंटेड है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो अगर सरकार एक स्किल ट्रेनिंग डेवलपमेंट भी स्टार्ट करती है जिसके अंदर लोगों को उस पर्टिकुलर स्किल के लिए पहले ट्रेन कर रही है, सिखा रही है, नॉलेज दे रही है एंड देन उनको उसी के अकॉर्डिंग इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रही है, तो वो एक काफ़ी अच्छा उपाय होगा जिसके अंदर बच्चा फ्यूचर रेडी बनकर ही बाहर निकलेगा। बिल्कुल, आने वाली इंडस्ट्री, आने वाली टेक्नोलॉजी, आने वाली स्किल्स के अकॉर्डिंग वो पहले ही प्रिपेयर्ड होगा। और आज के बच्चे जो वैसे ही टेक सेवी होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आजकल एक पीरियड देते हैं, केटी बोलते हैं आप लोगों उसको, नॉलेज ट्रांसफर। हाँ, बोलते हैं आजकल शायद कि 1 मंथ का जो पीरियड आप उसको देते हैं कंपनी को, तो उसका मकसद ये रखते हैं कि आपने हमारी कंपनी में जो सीखा, जो आपको रिप्लेस कर रहा है, आप एटलीस्ट उसको तैयार करके जाइए। बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसा होता है। तो ये मुझे लगता है कि उसकी एक ज़रूरत होगी। स्किल्ड लेबर का मकसद केवल ये नहीं है कि आप आज जापानी जोन है यहाँ पे, उसमें कोई बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, एक दिन में नहीं बनेगी वो। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो आप ऑटोमोबाइल में ऐसे बच्चे तैयार करिए, इंजीनियर्स तैयार करिए ताकि वो आते ही सीधे उस इंडस्ट्री में जाएं, ताकि ना उनका भटकाव होगा, ना उनको कहीं पता लगेगा कि मैं कोरिया से लेके आऊँ या जापान से लेकर के आऊँ। आपको स्किल्ड लेबर, क्योंकि पैसा अगर सिखाने में कोई खर्च करेगा तो मुझे लगता है कि फिर वो देखेगा कि कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा मेरे को। मुझे तो पहले दिन से मैं प्रोडक्शन तैयार कर सकूं। फैक्ट्री इधर तैयार हो रही है, कई लोग आप लोग बड़े मकान बनाते हैं तो उसमें देखते हैं कि गार्डनिंग भी साथ साथ में करना शुरू कर दे। एटलीस्ट अशोक के पेड़ 2 साल में बड़े हो जाएंगे, ये भी अंजू जी बिल्कुल। तो उसी तरह से स्किल्ड लेबर का भी आई थिंक मकसद यही है। मैं आयुष जी आपके पास में आना चाहूँगा। बजट में एक जो बात इंटर्नशिप की और जो हम कर रहे हैं, और दिया भी जाएगा बच्चों को पैसा, CSR का पैसा, CSR को आप बेहतर तरीके से आप ब्रीफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ ये एक बड़ा कदम है गवर्नमेंट का और इसे ठीक से यूटिलाइज किया जाना चाहिए, या इसमें भी कहीं कुछ चांस इस तरह के रहेंगे कि लोग रास्ते निकालेंगे? नहीं, CSR तो वैसे भी एक कंप्लायंस का हिस्सा ही है। कंपनीज एक्ट में क्लियरली स्पेसिफाइड है, तो CSR तो सारे बड़े कॉर्पोरेट्स का कंप्लायंस है। लेकिन वो इंटर्नशिप में भी तो शायद इंटर्नशिप्स में, हाँ,
मतलब आजकल वैसे भी इंटर्नशिप्स में स्टाइपेंड पे करने लग गए हैं, एक तरीके का मोटिवेशन होता है कि एटलीस्ट हमारा आने जाने का एक्सपेंस निकल रहा है। तो जो इंटर्न्स होते हैं, जैसे मैंने भी, मतलब मैं आज प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, तो मैंने भी 1.5 साल की इंटर्नशिप करी है। तो वहाँ पे मतलब मेरे को भी स्टाइपेंड स्टार्टिंग से ही मिलता आया है, मतलब ऐसे मैंने कभी भी अनपेड इंटर्नशिप नहीं करी है। तो एक तरीके से वो अमाउंट फुलफिलिंग नहीं होता। आज 10,000 रुपये डेली में सर्वाइवल के लिए पूरे नहीं है, पर कॉर्पोरेट्स बड़े बड़े ये CSR में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो CSR का पैसा जा रहा है, तो ये तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, क्योंकि एक कॉर्पोरेट को, अपने कंपनी को, खुद को भी उस हिसाब से तैयार करना है कि आज मेरे यहाँ से कोई इंटर्नशिप करके जाता है आगे, तो उसको, या फिर यहीं पे ही मैं उसका एब्जॉर्प्शन करता हूँ, तो मेरे लिए तो एक वो वैल्यू एडिशन है ना, मेरे लिए तो मेरी कंपनी का एक असेट बनने वाला है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, और पैसे को यूटिलाइज भी होगा, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को इस तरह से देखता हूं कि वो कहाँ यूज किया जा सकता है, कैसे पैसे को उपयोग किया जा सकता है। चलिए, हम अगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो बजट तो बेहतर ही होता है, लेकिन अभी जैसे अंजू सिंह जी ने कहा, अलका जी ने कहा कि कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं। ये बात तो ही है कि इंडस्ट्री, व्यापार, उद्योग के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं कि अर्बन और रूरल दोनों बेल्ट्स में काम कर रहे होंगे, वहाँ की परिस्थितियों को समझते होंगे। बस ये है कि बजट को आप सही रूट पे, सही तरीके से अगर यूटिलाइज करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर तरीका है आपका। बजट के साथ साथ आपको अपनी कार्यशैली में भी बदलाव करना होगा, उसकी ऑडिट करनी चाहिए आपको कि हाँ, वास्तव में अपने जितने अनाउंसमेंट्स किए हैं उनकी पोजीशन क्या है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नारी में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।